हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आप लोगों का इंडियन एस्थेटिक्स का। कोड है 4302। तो हम बात कर रहे थे अलंकार के बारे में। आज अलंकार की डेफिनेशन की हम बात करेंगे। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। तो यहाँ आप मेन मीनिंग समझे कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है, अलंकार वर्ड ही ऐसा है कि उससे पता चलता है कि ये आभूषण से रिलेटेड है, सजने संवरने से रिलेटेड है। ठीक है, तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आभूषण। मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है, वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुसज्जित और अलंकृत देखना चाहता है। तो यहाँ पे आप समझिए इसमें क्या कहा है कि मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है। जैसा हम सभी जानते हैं कि सभी लोग सौंदर्य प्रेमी होते हैं, कोई किसी तरह होता है, कोई किसी तरह होता है। तो वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुसज्जित और अलंकृत देखना चाहते हैं, यानी हम लोग अपनी जो हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम सुसज्जित भी और अलंकृत भी देखना चाहते हैं। कौन किस रूप में देखना चाहता है ये मैटर करता है। वह अपने कथन को भी शब्दों के सुंदर प्रयोग और विश्व उसकी विशिष्ट अर्थवत्ता से प्रभावी व सुंदर बनाना चाहता है। मतलब वह अपने कथन से यानी शब्दों से को भी शब्दों के सुंदर प्रयोग और विश्व उसकी विशिष्ट अर्थवत्ता से प्रभावी व सुंदर बनाना चाहता है। मनुष्य की यह प्रकृति काव्य में अलंकार कहलाती है। मतलब मनुष्य की जो ये प्रकृति है काव्य में अलंकार कहलाती है। ठीक है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है वो है आभूषण। और मनुष्य जो है वो सौंदर्य प्रेमी है, इसलिए वो अपनी हर एक वस्तु को सुसज्जित और अलंकृत देखना चाहता है। और जो उसके कथन है उसको भी वह शब्दों के सुंदर रूप और विश्व उसकी विशिष्ट अर्थवत्ता से प्रभावी व सुंदर उसको बनाना चाहता है। और जो मनुष्य की ये प्रकृति है यह काव्य में अलंकार कहलाती है। मनुष्य सौंदर्य प्रिय प्राणी है। जो मनुष्य है वो सौंदर्य प्रिय प्राणी है, हम सभी जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे सुंदर खिलौनों की ओर आकृष्ट होते हैं। जो बच्चे हैं वो सुंदर खिलौनों की तरफ आकृष्ट होते हैं कि अगर कोई भी छोटा बच्चा हो उसको आप कितने भी सुंदर सुंदर खिलौने दिखाओ वो हमेशा उसी की तरफ आकर्षित होता है। उसके सामने आप कुछ भी रख लो तो खिलौनों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। जो युवक हैं वो युवतियों के सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं, ये भी हमें पता है। जिस तरह से बच्चों को खिलौने पसंद आते हैं सुंदर सुंदर, इसी तरह जो युवक होते हैं उनको युवतियों की तरफ वो आकर्षित होते हैं, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। ठीक है, तो प्रकृति के सुंदर दृश्य सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी प्रकृति के जो हमारे नेचर से रिलेटेड है जो भी सुंदर चीज़ें हैं, सुंदर दृश्य हैं, वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। डिपेंड करता है किसकी नेचर कैसी है, कौन किस चीज़ को सुंदर मानता है, कौन किस चीज़ को किसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित करता है। ठीक है, मनुष्य अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर रूप में देखना चाहता है। मतलब मनुष्य जो है वो अपनी प्रत्येक चीज़ को सुंदर देखना चाहता है। उसकी इच्छा होती है कि सुंदर रूप हो, उसके वस्त्र सुंदर हो आदि। यानी जैसे हर किसी की अपनी अपनी इच्छा होती है कि कोई चाहता है कि उसका रूप सुंदर हो, कोई चाहता है उसके वस्त्र सुंदर हो, कोई चाहता है उसके बाल सुंदर हो। तो ये डिपेंड करता है कि हर मनुष्य जो है वो किस चीज़ को सुंदरता के रूप में देखता है और वो किस चीज़ में उसको सुंदर चाहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये बताया है कि जो मनुष्य है वो सौंदर्य प्रिय प्राणी है। जैसे बच्चे खिलौनों की ओर आकर्षित होते हैं, युवतियों के सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। इसी तरह प्रकृति जो है हमारी प्रकृति के अनेक सुंदर अलग अलग दृश्य होते हैं, तो वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किसी को ट्रीज पसंद होते हैं, किसी को फ्लावर्स पसंद होते हैं। तो प्रकृति की अपनी अलग अलग सुंदरताएं होती है, हर किसी को वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसी मनुष्य जो है वो अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर रूप में देखना चाहता है। उसकी इच्छा होती है कि उसका सुंदर रूप हो या उसके जो वस्त्र हैं वे सुंदर हो। इस तरह की ये एग्जाम्पल है इसमें। नेक्स्ट है आपका सौंदर्य ही नहीं मनुष्य सौंदर्य वृद्धि भी चाहता है। अब बात यहाँ पे आई है कि सौंदर्य ही नहीं मनुष्य सौंदर्य वृद्धि भी चाहता है। यानी अगर कोई सुंदर है तो वो और सुंदर होना चाहता है। यहाँ पे मनुष्यों की नेचर दिखाई है कि सौंदर्य ही नहीं जो मनुष्य है वो सौंदर्य
वृद्धि भी चाहता है और उसके लिए प्रयत्नशील रहता है, यानी वो उसके लिए कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। वो उसका स्वभाव होता है कि आज अगर किसी के बाल इतने अच्छे हैं तो वो कल चाहेगा कि इसमें ये बाल और अच्छे लगे। आज मेरा फेस ऐसा है तो कल ये और अच्छा लगे। आज मेरे कपड़े इतने अच्छे हैं तो कल ये और अच्छे लगे। तो ये इसमें मनुष्य का नेचर दिखाया है कि सौंदर्य ही नहीं, मनुष्य जो है वो सौंदर्य वृद्धि चाहता है। कैसे ना कैसे वो अपने सौंदर्य में वृद्धि करता है और उसके लिए प्रयत्नशील रहता है, यानी वो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता है, कुछ ना कुछ प्रयत्न करता रहता है। उसके दिमाग में चलता रहता है कि मैं इसको किस चीज़ से इसमें वृद्धि कर सकूं। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण मनुष्य जहाँ अपने रूप, वेश, घर आदि के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास करता है, वहाँ वह अपनी भाषा और भावों के सौंदर्य में वृद्धि करना चाहता है। यानी जो ये प्रवृत्ति बताई है ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है कि सबके अंदर ये किसी न किसी रूप में रहती है, तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी। तो इसी के कारण जहाँ अपने रूप, वेश, यानी जो मनुष्य है उसी के कारण वो अपने रूप, वेश, ठीक है, और घर आदि के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास करता है। यानी जो सौंदर्य है वो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य की सुंदरता में ही होता है, वो घर को सजाने में भी होता है, घर का सौंदर्य भी होता है। ऐसा तो नहीं है कि रूम गंदा है तो वो गंदा ही रहे, उसको भी तो सौंदर्य उसका भी सौंदर्य निखारना होता है। तो घर आदि के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास करता है। वहीं वह अपनी भाषा, यानी अगर किसी उससे आप देखें तो सिर्फ सौंदर्य उसका ही नहीं होता है, वो अपनी भाषा से और भावों के सौंदर्य से भी वृद्धि करना चाहता है। कोई इंसान अपनी भाषा को सुधारता है, कोई अपने भाव को सुधारता है। तो सौंदर्य का कोई एक रूप नहीं है, वो अलग अलग रूप में होता है। तो इसमें यही है कि वहाँ वह अपनी भाषा को और भावों के सौंदर्य में भी वृद्धि करता है। उस सौंदर्य की वृद्धि के लिए जो साधन अपनाए गए उन्हें ही अलंकार कहते हैं। यानी जो उस सौंदर्य की वृद्धि के लिए उसने जो भी साधन अपनाए हैं उन्हें ही यहाँ पे अलंकार कहा है। यानी किसी भी चीज़ की सौंदर्य की वृद्धि के लिए, जैसे आपका फेस है उसमें आपको ज़्यादा अपना सौंदर्य करना है तो उसकी वृद्धि के लिए जो आप साधन अपना रहे हो, कोई आपकी अच्छी आदत है उसमें आप और अच्छा इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आप किस चीज़ का सहारा ले रहे हो, आप क्या अपना रहे हो, कौन सा साधन आप यूज़ कर रहे हो, उसे ही यहाँ पे इन्होंने अलंकार कहा है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, अगर आप इसको इसी तरह से समझ के पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा ये टफ आपको नहीं लगेगा। नेक्स्ट है ये अलंकार में बामे है। बामे जी के बारे में बताया गया है। आचार्य, जो ये बामे जी हैं ये आचार्य हैं। आचार्य बामे द्वारा रचित काव्य अलंकार रस शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो ये काव्य अलंकार है ये आचार्य बामे जी द्वारा रचित किया गया है और रस शास्त्र में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। काव्य अलंकार का रचना काल 7वीं शताब्दी ईस्वी के पास माना गया है। इसका जो रचना काल है वो 7वीं शताब्दी ईस्वी के पास बताया गया है। काव्य में सौंदर्य की सृष्टि करने वाले तत्व को ही बामस में अलंकार कहते हैं। यानी काव्य में जो भी सौंदर्य सृष्टि करते हैं उसका जो तत्व होता है उसको बामस में अलंकार कहा गया है। यानी काव्य में सौंदर्य की सृष्टि करने वाले जो तत्व होते हैं उसको ही बामस में अलंकार कहते हैं। अब तक रस की चर्चा भरत मुनि की परंपरा में नाटक के संदर्भ में होती थी। यानी अब तक जो रस की चर्चा भरत मुनि की परंपरा में या नाटक के संदर्भ में होती थी, किंतु बामे ने रस की चर्चा काव्य के संदर्भ में की और काव्य और कला में एक नई परंपरा आरंभ की है ना। तो जो काव्य अलंकार है जो वो इसमें मेन लाइन है ये आचार्य बामे द्वारा रचित हुई भी है रसशास्त्र में और इसका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी जो इसका जो रचना काल माना गया है वो 7वीं शताब्दी है। काव्य में सौंदर्य की सृष्टि करने वाले तत्व को ही बामस में अलंकार कहते हैं। जो काव्य में सौंदर्य की सृष्टि वाला तत्व है उसको बामस में अलंकार कहा गया है। और इसमें जो रस की चर्चा है वो भरत मुनि की परंपरा में नाटक के संदर्भ में होती थी। यानी जो रस की चर्चा अब तक हुई थी वो भरत मुनि की परंपरा में हुई थी नाटक के संदर्भ में। किंतु जो बामे जी हैं जिनकी यहाँ पे बात हो रही है उन्होंने रस की चर्चा काव्य के संदर्भ में की। मतलब जो भरत मुनि ने की थी नाटक के संदर्भ में,
और जो भामे ने की है रस की चर्चा वो काव्य के संदर्भ में की थी। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। भरतमुरि की परंपरा नाटक के संदर्भ में होती थी और भामे ने रस की चर्चा काव्य के संदर्भ में की। और काव्य और कला में एक नई परंपरा आरंभ की, यानी काव्य और कला दोनों हैं ये अलग अलग, और इसमें इन्होंने एक नई परंपरा आरंभ की थी। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही है, आगे कल डिस्कस